तो चलिए यहाँ पर शो की शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ। और श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। श्वेता, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और हमारे दर्शक पंकज बंसल भी हमारे साथ श्वेता फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और ये कह रहे हैं इनके पास HDFC मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड है, HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, क्वांट PSU है, HSBC स्मॉल कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। और इनके कुछ गोल्स भी हैं जहां पर 1 करोड़ 6 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, 10 साल के बाद खुद के रिटायरमेंट का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। क्या फ़ोन लाइन पर है मेरे साथ पंकज जी? गुड इवनिंग मैम। नमस्कार, गुड इवनिंग, धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। फंड्स तो मैंने आपके पढ़ दिए हैं सर, और हमारी एक्सपर्ट के पास भी आपका पोर्टफोलियो है। जो निवेश है वो आप लमसम कर अभी कुछ उसमें SIP तो नहीं कर रहे हैं ना? की कर रहे हैं मैम? दो में हो रहा है ना, HSBC स्मॉल कैप फंड एंड कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड इसमें में 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 टोटल हो गया है। गॉट इट। और बाकी आपने लमसम करके छोड़ दिया है। अपने निवेश को अगर बढ़ाना आपको कहा जाए तो कितना बढ़ा पाएंगे आप? अपनी SIP को क्या स्टेप अप करने की स्थिति में है पंकज जी? आई कैन मेक इट 30-35,000। 30-35,000, चलिए बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो काफ़ी क्लैरिटी है आपको अपने गोल्स को लेकर। कोई ख़ास वजह आपने थीमेटिक इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे शुरुआत की है? मैम कुछ नहीं, दैट हैज बीन एडवाइज्ड बाय फंड मैनेजर। फंड मैनेजर से आपने सलाह ली या फंड किसी एडवाइज़र से सलाह ली है? फंड मैनेजर एडवाइजर ही है। मैं HDFC बैंक का जो भी उनका फंड मैनेजर एंड एडवाइजर जो होता है उससे। हाँ, ओके। तो विच इज़ वाई आपके पास HDFC के भी यहाँ पर दो फंड्स भी हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाता है, क्योंकि एक आधारित, अगर हम किसी पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें एक बेस मजबूत होना चाहिए जहाँ पे प्राइमरीली अक्रॉस मार्केट कैप्स आपको जो है इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और उसके बाद जब बिल्डअप करने की बात आती है पोर्टफोलियो में, तो आप थोड़ा सा थीमेटिक या सेक्टोरल एक्सपोजर ले सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं। बहरहाल आपके पोर्टफोलियो में बस एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इस तरह का कोर पोर्टफोलियो बनाना काफ़ी है? एक बार पूछ लेते हैं श्वेता से। तो श्वेता, निटी-ग्रिटीज़ पर जाएं इनके फंड सिलेक्शन को लेकर, उससे पहले मुझे तो ये बताइए कि एक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप बेस आधार पर अगर हम कहें, कोर पोर्टफोलियो के आधार पर अगर हम समझें, तो क्या सही कैटेगरीज़ है टू स्टार्ट ऑफ विथ? जो लोग बाज़ार से परिचित नहीं होते उनको ये कहा जाता है कि आप एक ब्लू चिप से शुरुआत कर लीजिए या आप किसी इंडेक्स फंड से शुरुआत कर लीजिए। ये HDFC में काम करते हैं, तो मैं ऐसा भी अज्यूम कर रही हूँ कि ये शायद थोड़ा सा पढ़ते होंगे बाज़ार की चाल को लेकर एक्सेट्रा। बट किसी एक आम इन्वेस्टर के लिए शुरुआत करनी हो तो क्या मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप आपका पहला फंड हो सकता है क्या? जी कविता जी, देखिए आमतौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई पहली बार मार्केट में निवेश कर रहा है या इतनी जानकारी नहीं रखता, तो हम आमतौर पर कहते हैं कि आपके पास लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए और आप एक लार्ज कैप फंड में निवेश करें। लेकिन जहां पर एक लार्ज कैप फंड में समझ लीजिए करीबन 90% वो टॉप 100 कंपनीज में होता है। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर हमने देखा है कि 70 से 75% भी लार्ज कैप एक्सपोजर रहता है। तो मैं कहूंगी इस हिसाब से एक फ्लेक्सी कैप फंड होना पोर्टफोलियो में सही है, और शुरुआती दौर में भी एक फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है लार्ज कैप के जगह पे। मल्टी कैप में थोड़ा जोखिम आपका बढ़ जाता है, बिकॉज करीबन उसमें 50% आपका मिड एंड स्मॉल रहता है। तो अगर मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर भी होना जरूरी है पोर्टफोलियो में, लेकिन एक ओवरऑल पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूंगी तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो 40% के ऊपर शायद नहीं होना चाहिए। तो अगर आप दो ही फंड ले रहे हैं या सिर्फ एक मल्टी कैप कैटेगरी से शुरुआत कर रहे हैं तो वो शायद सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, और उसमें अगर आपने मल्टी कैप कैटेगरी जोड़ ली तो वो एक अच्छी बात रहेगी। तो शुरुआती दौर में फ्लेक्सी कैप बिल्कुल अच्छी कैटेगरी है। मल्टी कैप के साथ साथ आपके पास लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप कुछ तो होना चाहिए। ये मेरी सलाह रहेगी। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर श्वेता, पोर्टफोलियो का सेकंड पड़ाव पर मैं अब आती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर,
इन्होंने दोनों थीम्स अच्छी सी सिलेक्ट कर रखी हैं और मेरे ख्याल से अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी इन थीम्स को मिलता हुआ हमने देखा है। अब ये बताइएगा कि इनका जो एक्सपोजर है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज़्यादा है, क्या करें अब ये इसको लेकर? जी, कैटेगरीज जो दोनों ही थीम्स उन्होंने पकड़ी है, अच्छी पकड़ी है, लेकिन किसी भी थीमेटिक या सेक्टर फंड का प्रॉब्लम यही हो जाता है कि आप सही समय पे उसमें निवेश तो कर लेंगे, लेकिन क्या कौन सा समय सही है निकलने के लिए, वो आमतौर पर लोग नहीं जान पाते। बिकॉज जैसे इन्होंने कहा, फंड मैनेजर, इनके फंड एडवाइजर ने इनको सलाह दी कि आप इसमें निवेश करें। अब ये सही टाइम है निकल जाने का कि आप अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, वो आमतौर पर लोग नहीं देते। और कई बारी निवेशक भी पास्ट का अच्छा रिटर्न देखते हैं अगर, तो वो अपने पोर्टफोलियो को चर्न नहीं करते कि रिटर्न अच्छा बना है। तो इसीलिए मैं कहूंगी, हालांकि स्कीम्स दोनों ही थीम के हिसाब से अच्छी हैं आज के समय के लिए, लेकिन अगर इन्हें एक साल हो चुका है, तो एग्जिट लोड पे एग्जिट लोड पीरियड के अगर वो बाहर है, तो थीम फंड में से निकल कर ये एक डाइवर्सिफाइड फंड में, जहां पर भी आज के दिन पे फंड मैनेजर ये सेक्टर कॉल्स ले रहा है, उन स्कीम्स में निवेश करना चाहिए। ये मेरी इनसे सलाह होगी। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, फ्लेक्सी कैप का, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, चाहे तो मिड कैप, बट जो आपने एक फंड मैनेजर का आधा काम किया है कि मैं सेक्टर्स पिक कर रहा हूं, वो आपने फंड मैनेजर पे छोड़ देना चाहिए। ओके, तो क्लियरली इनको निवेश भी तो बढ़ाना होगा और आपने इनको फंड चॉइस में बदलाव की भी सलाह दे दी है। तो पंकज, कोई और सवाल आपको पूछना है? मैम, अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर फंड सजेस्ट कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल से आपने अब यहाँ पर मन बनाया है कि आपको और निवेश बढ़ाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत है श्वेता, कि इसी में ही अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं? नहीं, मैं इन्हें कुछ डाइवर्सिफाइड फंड की सलाह जरूर दूंगी, जहां पे ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड हो गया, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, क्वांट का वैल्यू फंड, ये कुछ फंड्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो में ये जोड़ सकते हैं। तो जो डाइवर्सिफाइड फंड का बास्केट है इनका, वो बढ़ना मेरे हिसाब से जरूरी है। राइट। चलिए पंकज जी, उम्मीद करते हैं कि सलाह समझ में आ गई हो। हमारे दूसरे दर्शक भी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसीलिए अगर आप कोई सलाह का कोई भी अंश आपने मिस कर दिया है तो आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा शो हम डालते हैं चैनल के यूट्यूब पर। धन्यवाद। श्रवण जैन जी को मैं शो पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार सर, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ मैडम। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। जी सर। और जी सर, नमस्कार। मैं पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूँ और अच्छा। रिस्क भी ले सकता हूँ मैं। एक्चुअल में मैंने पीपीएफ और उसमें भी डाल रखा है मेरा जो सीनियर सिटीजन वाला है पैसा। जी तो जी। इसलिए मुझे रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओके सर। मैंने अपने हिसाब से 5 फंड चुने हैं, जो कंट्रा वैल्यू, फ्लेक्सी, मल्टी कैप और मिड कैप, जिसमें 10,000 की एसआईपी या लमसम हर साल कर सकूंगा मैं। ठीक है सर। और ये जो है 40 लाख का एक मुश्त अक्टूबर में जो मेरा एफडी से आएगा, जो मैच्योर होगा, वो मैं डालना चाहता हूँ इन्हीं फंडों में। तो आप जैसा भी मुझे सजेस्ट करें, कि मेरा गोल है कि अधिक से अधिक रिटर्न मिल जाए और रिस्क भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घाटा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर समझदारी से ही, आपकी सलाह से ही। जी श्रवण सर, पहले तो धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा, और दूसरा मैं आपकी हिम्मत की दात देना चाहती हूँ। 63 साल की उम्र में आपने इक्विटी में निवेश करने के बारे में सोचा है। ऐसे सवाल हमें बहुत कम आते हैं, और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि आप रिस्क भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत घाटा हो जाए तो उसे झेलने की आप में क्षमता भी है, एपेटाइट भी है। तो मैं वाकई इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ और सराहना करती हूँ कि आप एक ऐसे निवेशक हैं जिनको पता है कि रिटायरमेंट की उम्र में आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, कितना उस पर निर्भर रहना चाहिए। बाकी तो आपने कहा कि आपने स्कीम्स में निवेश किया हुआ है, तो मैं समझ रही हूँ कि आपका जो रेगुलर इनकम का एक एंगल होता है इन्वेस्टमेंट में, जो एक रीज़न होता है, वो कवर्ड है, और उसके बाद आप इक्विटी की ओर बढ़े हैं। तो मुबारकबाद सर, और बहुत अच्छा लगा आप जैसे नीडर निवेशक जब हमें अपना सवाल भेजते हैं। सर,
इक्विटी में आपने जो कैटेगरीज चुनी है निवेश की, या क्या आपने खुद ही चुनी है या किसी ने आपको सलाह दी है? नहीं मैडम, ये प्रोग्राम देख के और यूट्यूब पे देख के मैंने ये चुनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये मैं जो समझ पा रहा हूँ अल्प बुद्धि से कि ये जो मैंने चुनी है इसमें फंड मैनेजर का रोल ज्यादा रहेगा, फ्लेक्सी टाइप की है सभी। एक्टिव अगर आपने सुना हो, अगर आपने एक्टिव स्कीम्स का चुनाव किया हुआ है, जो कि मोटे तौर पर मुझे लगता है वही है, तो उसमें बिल्कुल फंड मैनेजर का रोल ज़्यादा रहेगा, वही स्कीम्स को मैनेज करेंगे। श्रवण जैन जी। जी जी बताएं। जी, तो मुझे अब आपसे ये समझना है कि आप अभी जो शुरुआत करेंगे इन्वेस्टमेंट की, सर कब तक रुकना चाहेंगे उसमें? नहीं, वैसे आप कहेंगे तो रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं तो 2 दिन के अंदर ये सिप को एक्चुअल में सिप नाम दे रहा हूँ, एक्चुअल में एक मुश्त करूंगा हर महीने, ये भी 50,000, ये 10,000 ठीक है, हर एक स्कीम में, या जो भी आप सजेस्ट करेंगी। अगर 5 स्कीम करेंगे तो वो एक शॉट में आपके 50,000 चले जाएंगे। उसके बाद जब आपको अक्टूबर में पैसा हाथ लगेगा वो आप निवेश करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप कब तक रुकना चाहेंगे इस इन्वेस्टमेंट में? निवेश करने के 1 साल के बाद निकालना चाहेंगे या 5 साल? कितना? नहीं, ये मैडम मैं मिनिमम 6 साल और अधिकतर 10 साल। एक्चुअल में क्या होता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं रहता, 63 रनिंग है, तो इसलिए ये मैंने वो चुना है, ये 6 साल और 10 साल। ये ठीक है। और राइट सर, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से आपका सवाल समझ चुके हैं। और श्वेता, रिटायरमेंट के बाद इक्विटी का चुनाव करना अपने एज एन एसेट क्लास, और रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों को ग्रो करने का मौका देना, आपकी कमाई को और बढ़ने का मौका देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट जो एक पुराना थॉट प्रोसेस था जहाँ पर वरिष्ठ नागरिक और सीनियर सिटीजन से हम कहते थे कि आपको बचना चाहिए इक्विटी में पैसे लगाने से, वो अभी भी खैर लागू होता है, बट उन निवेशकों के लिए लागू होता है जो शायद उसके जोखिम को नहीं समझ पाते हैं। श्रवण जैन जी यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन है और इनकी एक जमा पूंजी है जो इन्होंने इकट्ठा की है, जिसको अब ये निवेश करना चाहते हैं, और क्लियरली इनका जो पर्पस है वो है अपने पैसों को ही कमा कर देने का मौका देना, जो कि इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और वो ताकत इक्विटी के पास है। महंगाई को मात देने वाले रिटर्न की जो ताकत है वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको पूरी तरह से कवर कर देती है आपके इन्वेस्टमेंट में। श्वेता, तो रणनीति तो मैं आपसे पूछूंगी ही, लेकिन श्रवण जी के ज़रिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि हम कई बार शो में कवर कर चुके हैं, आने वाले वक्त में भी करेंगे। एक मिथ बस्टर है कि सीनियर सिटीजन्स जो है वो इक्विटी में निवेश नहीं कर सकते। श्वेता जी, जैसे आपने कहा, ये एक मिथ होता है कि अगर मैं एक सीनियर सिटीजन हूं तो मुझे इक्विटी से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इक्विटी, जैसे आपने कहा, एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। महंगाई आप समझ लें 6 से 7% की आपकी महंगाई की दर है। इक्विटी में अगर आप लंबे समय तक रह सकते हैं तो वो आपको 12, 13, 14% की रिटर्न दे सकता है, जो आज के दिन पर आपको कोई एसेट क्लास नहीं दे पाता। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो आप ये चीज को ध्यान में रखें कि आपने कम से कम 5 साल उसमें निवेश करके रखना है। अगर उतना लंबा समय आपके पास नहीं है तो फिर चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं या आप 20s में है, 30s में है, फिर इक्विटी में आप नहीं निवेश करते। तो इक्विटी में निवेश करने के लिए आपके पास कितना समय है वो जरूरी हो जाता है, rather than आपकी उम्र क्या है, मैं कहूंगी। और जैसे जैसे आप जितना लंबा समय निकालेंगे उतना ही कंसिस्टेंट रिटर्न आपको इक्विटी भी दे सकती है। और दूसरी बात, जो हम जोखिम की बात कहते हैं, तो जोखिम को आप कैसे कम कर सकते हैं, वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करके आप काफी हद तक जोखिम को, इक्विटी के जोखिम को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो कोई भी उम्र हो, इक्विटी एक थोड़ा सा पोर्शन आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर तो श्रवण जी की जो टाइम होराइजन है वो 6 साल है, वो लंबा करके इसको 10 साल भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एक जमा पूंजी है जो ये एक साथ निवेश करना चाहते हैं। बट बहुत सारे लोगों की शायद ये स्थिति ना हो। अब ऐसे में उन लोगों को आप क्या सलाह देंगी जो अपनी जमा पूंजी को इक्विटी में निवेश
करना तो चाहते हैं, उसके रिस्क को समझते भी हैं, क्योंकि बाजार से जुड़ा हुआ एसेट क्लास है। भले ही आप म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे लगा रहे हो, लेकिन बाजार का जोखिम उस पर भी लागू होता ही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि अब श्रवण जी को तो रेगुलर इनकम के लिए ये पैसे नहीं चाहिए, क्लियर है वो इस बात को लेकर। श्वेता, वो तमाम लोग जो कि इक्विटी में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन साथ ही रेगुलर इनकम भी चाहते हैं, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट, रेगुलर पे आउट और साथ ही कैपिटल अप्रिसिएशन, क्योंकि पैसों को कमाने का भी तो मौका देना पड़ेगा ना, कैसे इसमें तालमेल बिठाएं? जी कविता जी, ये एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आपको एक बैलेंस करना है। आपको आपके हर महीने का खर्चा भी निकालना है और आपको पोर्टफोलियो को भी ग्रो करना है। तो मैं एक सिंपल मैथ कहती हूँ। आज आप समझ लें, आपका महीने का खर्चा 30,000 का है। इसमें आप महंगाई भी जोड़ते तो समझ लीजिए, महंगाई को जोड़ते जोड़ते अगले 3 सालों में आपके पास करीबन, आपको समझ लीजिए 12 से 13 लाख रुपए चाहिए होंगे हर महीने के खर्चे के लिए। अब मैं कहूंगी चलिए 12 लाख की जगह पर 15 लाख या 20 लाख, ये एक वैल्यू हो गई जो आपने डेट में रख ली। चाहे एफडी हो जाए, डेट फंड्स हो जाए। इसके अलावा आपके पास जो कॉर्पस है, समझ लीजिए आपके पास 40 लाख का कॉर्पस है, टोटल वैल्यू है। 40 में से 20 लाख आपने डेट में रख लिया और जो बाकी का 20 लाख है, जो अगले 3 साल तक आपको पता है आपको नहीं चाहिए, उतना आप इक्विटी में जरूर रख सकते हैं। तो ये हर इंसान को एक मैथ कर लेनी चाहिए कि मुझे अगले 3 सालों के लिए मेरे महीने के खर्चे के लिए कितने पैसे चाहिए रहेंगे, मेरे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। उसके ऊपर जो भी है वो आप जरूर इक्विटी में रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो एक एसेट एलोकेशन के हिसाब से मैं कहूंगी, अगर आपके पास ज्यादा वैल्यू भी है तो 60% तक जितना एक्सपोजर आप इक्विटी में रख सकते हैं। तो दोनों एक फॉर्मूला को जोड़ते हुए उतना इक्विटी एलोकेशन जरूर रखें। ऑलराइट, चलिए, बहुत लंबा होल्ड हो गया होगा। श्रवण जी अगर अपने जवाब का इंतजार कर रहे होंगे तो श्वेता आप झटपट अब इनको एक रणनीति हम रेकमेंड कर देते हैं और उसके बाद ब्रेक लेते हैं। बाकी दर्शक भी हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। क्लियरली अब बताइए श्रवण जी को आप कौन कौन से फंड्स रेकमेंड करेंगी? और 50,000 एक अमाउंट है, बाद में 40 जो इनको मिलने वाला है अक्टूबर के आसपास, 40 लाख, उसको भी ये निवेश करना चाहते हैं। तो दोनों में ही क्या रणनीति होनी चाहिए? 50,000 के लिए क्या 5 फंड्स होने चाहिए और जो 40 लाख रुपए इनको मिलने वाले क्या वो भी इसी फंड में डालने होंगे? चरणबद्ध तरीके से अब अक्टूबर में बाजार कहाँ होगा, कैसे बैठेगा, दिन का चुनाव कैसे करें, क्योंकि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना कितना हिस्सा आपको डिवाइड करके डालना चाहिए, बताइए। जी, जो एसआईपी आप कर रहे हैं 50,000 की, कुछ श्रवण जी जो कैटेगरीज आपने चुनी है वो बिल्कुल सही है। मैं आपको फंड्स बता देती हूँ। आप एचडीएफसी का डिविडेंड यील्ड फंड, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, कोटक का एमर्जिंग फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये 5 फंड है। पांचों ही फंड अलग अलग स्टाइल के हैं, तो फिर आपके पास एक अच्छा लार्ज मिड स्मॉल का एक्सपोजर हो जाएगा। इससे शुरुआत कर सकते हैं। अब जो 40 लाख का आप एक साथ निवेश करने वाले हैं, वो भी इन्हीं 5 फंड में इक्वल एलोकेशन में आप निवेश कर सकते हैं। उस 40 लाख को मैं कहूंगी कि एक साथ डालने के जगह पे आप उसे 4 हफ्तों में ब्रेक कर लीजिए और हर हफ्ते में 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके आप अपना 40 लाख निवेश कर लेना। तो इस तरह से थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट और आपको अलग अलग मार्केट लेवल का एक बेनिफिट मिल जाएगा। ऑलराइट, मेरे ख्याल से क्लियरली जवाब तो मिल चुका है, लेकिन मैं फिर भी श्रवण जी से जुड़ना चाहूंगी। श्रवण जी बताइए, कुछ और सवाल? हाँ मैडम, मैं तो रिस्क लेने के मूड में था, कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे पास अलग से व्यवस्था है पैसे की, इसीलिए वो और 10 नहीं, साल तो के आपको बाद भी अगर फंड्स मेरे भी, को स्वास्थ्य अच्छा लगा तो 15 साल भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आपको फंड्स भी वैसे ही रेकमेंड किए हैं, अच्छे खासे रिस्क के साथ किए हैं। अब वो बात अलग है कि आपके लिए ये रिस्क काफ़ी नहीं है, आपको और अग्रेसिव जाना है। नहीं, मैं बट नहीं समझता मैडम, इसमें मैं तो जी, मेरी बुद्धि इसमें काम नहीं करती।
नहीं नहीं, आपको नहीं, आपको बिल्कुल सलाह दे रहे हैं हम, और बिल्कुल आपको भी समझ में आ जाएगा सर, बहुत कठिन नहीं है। आप ऑलरेडी यूट्यूब पर सब वीडियोस तो देखते ही हैं, एक्सपर्ट की बातें सुनते भी हैं, तो समझना इतना कठिन नहीं है। बस बेसिक आपने पकड़ लिया है, आपको कम से कम अपनी जोखिम की क्षमता तो पता है। तो श्वेता, और क्या इनको आप रेकमेंड करेंगी बात सुनकर? श्रवण जी, आपके पोर्टफोलियो में देखिए, मैंने आपको एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड भी जोड़ लिया है, और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जिसके थ्रू आपको एक मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तो क्योंकि आपने कहा था आप जोखिम ले सकते हैं, मैंने मिड एंड स्मॉल जोड़ लिया है। अगर आप चाहें तो एक कोटक का मल्टी कैप फंड, जहां पर भी मिड एंड स्मॉल कैप है, वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि ज्यादा रिटर्न बनाने के लिए आपको ज्यादा जोखिम लेना होता है। आप मैं इसी जोखिम को पर आ रही अच्छे से थी मैनेज जी। करके जी, जी, आप मैं इसी पर आ रही थी, क्योंकि बहुत लोगों को श्वेता ये लगता है कि ज़्यादा जोखिम इज इक्वल टू ज़्यादा रिटर्न। ऐसा नहीं होता है, डाइवर्सिफाइड रहना बहुत ज़रूरी है। आप जोखिम उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अक्रॉस एसेट क्लास और अक्रॉस मार्केट कैप्स आपका जो एक्सपोजर है वो डाइवर्सिफाइड रहे। श्रवण जी, जो कि श्वेता ने बहुत बखूबी कवर कर दिया है, आपको और जोखिम उठाना है उसके लिए भी आपको एक और मल्टी कैप रेकमेंड कर दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से वो एक चरम सीमा है, उसके बाद आप जोखिम मत लीजिएगा सर। आपसे यही गुजारिश है, पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट सर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने बहुत टाइम और दिया, फिलहाल धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद सर, धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए और हमारे एक्सपर्ट्स पर भरोसा जताने के लिए। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार और भी दर्शक हैं। श्वेता हमारे साथ बनी हुई हैं जो दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं। जाते जाते मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हूँ। इत्मीनान से देखिए, आपकी पूरी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की यहाँ पे पड़ताल होती है। आपके लिए क्या सही है, कहाँ पर बने रहना है, कहाँ से निकल जाना है, आपको सब बताते हैं, बशर्ते अपना सवाल आप भेज दें। सवाल भेजेंगे तभी तो प्लानिंग हो पाएगी। व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग आपको करवा के दे रहे हैं। हमारे साथ श्वेता रजानी अनुराची वेल से जुड़ी हुई हैं, जो आज आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं। और मेरे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गोपाल जोशी, जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जोशी साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैडम, मैं उत्तराखंड रानीखेत से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से। अच्छा अच्छा, बताइए सर, आपने कुछ 7 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं। एसबीआई का स्मॉल कैप है, कॉन्ट्रा भी है, आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट है, ब्लू चिप है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, बैफ है आपके पास एचडीएफसी का, फ्लेक्सी कैप भी है आपके पास एचडीएफसी का। फंड्स तो आपने बेहतरीन चुने हुए हैं सर। सलाह मांगी थी किसी से क्या? नहीं मैम, मैं आप लोग आपका शो देखते रहता हूँ, जो 8 बजे के बाद आता है हर रोज, तो मैंने इनमें से ये चूज किए थे सब, जो भी हमारे उसमें आते हैं तो उनके सबको नोट करते हुए एक एक को सबका बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दूसरों की सलाह आपने अपने लिए भी इस्तेमाल कर ली। चलिए, हालांकि जो उनको सलाह देते हैं सर, वो उन्हीं के लिए होती है। नहीं मैम, मैंने सलाह तो किसी ने नहीं ली, लेकिन मैं देखते रहता था तो मैंने फिलहाल इसी पे बनाई थी। चलिए, 2-2 हज़ार रुपये आप डाल रहे हैं 10 साल में। आपको जानना है कि आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे। तो 10 साल में कोई एक मुश्त रकम है जो आपको इकट्ठा करनी है सर? ऐसा कोई लक्ष्य है क्या आपका? नहीं मैम, मेरे को बस ये जानना है कि 10 साल में, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं 15 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। अच्छा, तो मैं 10 साल बाद मकान लेने की सोच रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मेरे पास कितना फंड होगा, तो उस वक्त मैं मुझे मकान लेने में, अगर सर मकान लेने में आपको मकान लेने में सर आपको मकान लेने में कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी? कुछ कैलकुलेशन किया है क्या आपने? 10 साल बाद उसमें 1 करोड़ रुपए तो मकान लेने में जरूरत हो जाएगी। 1 करोड़ रुपए। अभी अपने इन्वेस्टमेंट को आप कितना बढ़ा पाएंगे? अभी मैं हर साल 10% बढ़ाऊंगा। चलिए, स्टेप अप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की राशि में शॉर्टफॉल है, वो तो खैर आपको श्वेता कैलकुलेट करके बता देंगी। तो 10 साल में घर बनाना है, और श्वेता इन्होंने जो अपना फ्यूचर वैल्यू आका है घर बनाने को लेकर, वो है 1 CR। बताइए जी। गोपाल जी, आपका जो लक्ष्य है 1 करोड़, अगर आप जो 14,000 की SIP है, उसको हर साल 10% से टॉप अप करेंगे, तो आप करीबन इक्विटी के पास्ट रिटर्न को ध्यान में रखते हुए करीबन 50 लाख के एक वैल्यू तक पहुंच सकते हैं।
इससे अगर ये बहुत बड़ी गैप है, देखते हैं तो सर मैं जवाब। कहूंगी 20 से 25% की आपको हर साल एक स्टेप अप करनी होगी अपनी एसआईपी को, तब जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि कम से कम 20% की स्टेप अप जरूर करना अपनी एसआईपी के लिए। चलिए, तो क्लियरली यहाँ पर जो सलाह दी है गोपाल, आपको स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। अच्छा, मैंने अज्यूम कर लिया, लेकिन आपने अपने फ्यूचर वैल्यू ही आंकी है ना घर बनाने को लेकर, ये 10 साल के बाद पर्याप्त होगा आपके लिए, राइट? जी। ओके, कोई और सवाल पूछना है आपको जो मेरे श्वेता से? फंड है इनमें कोई चेंज तो नहीं करना है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। फंड मिक्स तो अच्छा है श्वेता। 7 फंड जो आपने चेंजेस बताए हैं, एक बार स्क्रीन पे ज़रा फ्लैश कीजिएगा। कोटक इमर्जिंग इक्विटी डीएसपी का फंड है इनके पास जी। एक बार हाँ, स्क्रीन तो पे भी जो हम लेकर हाइब्रिड आएंगे फंड्स इनका है, फंड्स का नाम। हाँ, हाइब्रिड फंड्स है वो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा ठीक है। जो फंड्स है आपके सही है, तो आईसीआईसीआई का हाइब्रिड और एचडीएफसी का जो हाइब्रिड फंड है और एक निपॉन का मल्टी कैप फंड, इन तीनों के अलावा बाकी सारे फंड्स अच्छे हैं। तो ये बेटा बस जवाब आप खोल 3 देना, फंड्स उसके बदल मेरे दें। पास जवाब नहीं है। इनके जगह पे आप जैसे कोटक का इमर्जिंग, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और कैनरा रुबेका मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। जी राइट, ऑल द बेस्ट गोपाल जी। आगे बढ़ते हैं थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ अब विहांग जोशी हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। विहांग जानी, माफ कीजिएगा। विहांग नमस्कार। हाँ जी। हेलो। जी विहांग, मेरे को आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ आ रही गुड है सर। आफ्टरनून आपके एवरीवन। जी सर, जी जी। हाँ तो आपने जो है मोतीलाल ओसवाल नास्डैक में 4000 की एसआईपी कर रखी है, बाकी जितने भी फंड्स हैं उनमें जो है आपने 2-2 हज़ार की डाल रखी है। टोटल आपकी एसआईपी का अमाउंट हो गया है 25,000 रुपये। टारगेट है 1 CR 10 साल में। ठीक राइट। है, मेरे ख्याल से ये अचीवेबल होना चाहिए। और कुछ पूछना है आपको, कुछ और ऐड करना है तो मैं श्वेता से जवाब ले लूँ? हाँ, मेरी अभी एज है 33, राइट। ओके ओके। तो मैंने ये 25,000 की एसआईपी स्टार्ट करवाई है, जो ठीक, अलग अलग लाइक पराग परीख में 2,000 है, क्वांट मिड कैप में है, गॉट इट। क्वांट स्मॉल जी कैप, गॉट इट। एक्सेस स्मॉल कैप। जी, मैंने फंड की डिटेल्स तो डाइवर्सिफाइड जो भेजी हैं वो मेरे पास है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड आपका अप्रोच लग भी रहा है, लेकिन ये रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार हम आपका पोर्टफोलियो देख लेंगे। रेपिटेशन डुप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है वो भी एक बार आपका पोर्टफोलियो से चेक करा लेंगे। जो सवाल भेजा है, क्या उसके अलावा और कुछ पूछवाना है? और ये मेरा एग्रेसिव मोड है, ओके। तो मैं उसको ध्यान में लेके ही मैंने ये बनाया है। तो मुझे ठीक क्या है। करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए? और मैंने एक स्टेप आप अप भी रखा है उसका, हर साल 10% हाँ, स्टेप अप भी रखा है। ठीक है। तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मैं ऐसा बोल सकती हूँ? राइट। ठीक है, ऑलराइट। श्वेता बताइए। जी, विहान जी, आपका जो लक्ष्य है ना 1 करोड़ तक पहुंचने का, जिसके लिए आपने कहा है कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, मेरी सलाह होगी उसे 10 की जगह आप 15% कर लें, तो आसानी से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दूसरा, आपकी स्कीम्स में मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे एक एएमसी कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे आपके पास 4 एचडीएफसी के फंड है, तो वो एक एक चीज है जो आपको एक स्प्रेड आउट कर लेनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। दूसरा, इंडेक्स फंड की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्टिव फंड में रह के आपको 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं, जो एक एक्टिव फंड मैनेजर जनरेट करता है। और तीसरा, आपके पास थीमेटिक या सेक्टर फंड जैसे हम बोलेंगे, वो भी है। आप चाहे अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, लेकिन आप अग्रेसिव इन्वेस्टर एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का फंड चुनकर भी बने रह सकते हैं। तो फंड्स पे मैं आती हूँ। जो मेरी सलाह है, एक्सिस का स्मॉल कैप आप एसआईपी रोक लें और वहां से निकल जाएं। एचडीएफसी का इंडेक्स फंड, एचडीएफसी का डिफेंस फंड और एक मिरे का ईएलएसएस स्कीम है, और एक ओल्ड ब्रिज का फोकस इक्विटी फंड है। तो ये फंड्स में से आप एसआईपी रोक लें और यहां से निकल जाएं अगर आपका एग्जिट लोड पीरियड खत्म हो गया है। इनके जगह पर जो आप स्कीम्स ऐड कर सकते हैं, आप इन्वेस्को की स्मॉल कैप फंड और एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। हाँ, तो स्कीम्स में ये मेरी सलाह है, बाकी पोर्टफोलियो अच्छा है। तो यहाँ पर विहांग कुछ
स्कीम्स को लेकर चेंजेस हैं जो आपको रेकमेंड किए गए हैं। HDFC फोकस 30, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप एंड SBI कॉन्ट्रा आपको जोड़ने की सलाह जो है वो दी जा रही है। कोई और सवाल जो आपको पूछना हो विहांग? हाँ, मैंने ये मेरा एसेट ELS टैक्स सेवर इसलिए चुना है कि उसमें मुझे 150 का जो टैक्स सेवर बेनिफिट मिल सके। ठीक है। क्योंकि जो मैंने ये स्टार्ट करा है वो मेरे वाइफ के अकाउंट से है, तो वो ऐसे हाउस वाइफ है, तो मैंने वो जरिए से सोचा है। ऑलराइट श्वेता, ELS स्कीम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, अगर आप ये 1,50,000 का जो आपको ATC का बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए है तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 3 साल खत्म हो गए हैं तो आप इसमें से निकल के उसको एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड में स्विच कर जाएं। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र ठाकुर का मैं सवाल लेना चाहती हूँ और इनकी ऑनगोइंग SIP SBI कॉन्ट्रा में क्वांट फ्लेक्सी कैप में 3-3 हज़ार रुपये की है, यानी 6,000 यहाँ पर, और 2 SIP इनको पोर्टफोलियो में और ऐड करनी है। 15 साल में 1 करोड़ इनका ये लक्ष्य है। तो फ़ोन लाइन पर मेरे साथ है नहीं, दोनों ही फंड्स तो बढ़िया है। और 2 फंड्स कौन कौन से ये डाल सकते हैं श्वेता? जी, इनके दोनों ही फंड्स अच्छे हैं। इसके अलावा जो फंड्स ये ले सकते हैं, मैं कहूंगी यहाँ पे एक ICICI प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड जोड़ सकते हैं, कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड भी जोड़ सकते हैं, और अगर एक स्मॉल कैप फंड का एक्सपोजर ले सकते हैं तो HDFC स्मॉल कैप फंड। इससे एक बहुत ही अच्छा हर मार्केट कैप और अलग अलग स्टाइल का एक पोर्टफोलियो इनका बन जाएगा। ऑलराइट, अगला सवाल भी हम लेंगे खुशवंत सिंह का, लेकिन उससे पहले श्वेता, ये SBI कॉन्ट्रा आपकी हर रिकमेंडेशन में आज कॉमन आ रहा है, कोई खास वजह आप इसको रेकमेंड कर रही हैं सभी दर्शकों को? देखिए, ये फंड ना, एक तो इसकी मैं स्टाइल की बात कर लेती हूँ कि कॉन्ट्रा स्टाइल का फंड है। तो आमतौर पर जो कॉन्ट्रा स्टाइल होती है वो ये है कि फंड मैनेजर उन सेक्टर्स या उन कंपनीज में निवेश कर रहा है जो आज के दिन पर अंडर प्राइस्ड है, या लोग ज्यादा करके उन कंपनियों के बारे में बात नहीं कर रहे। तो एक यूनिक स्टाइल आ जाती है पोर्टफोलियो में। कई बारी हम नॉर्मल जो भी फंड रेकमेंड करेंगे वहां जो ओवरवेट पोजीशंस होती है वो तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अलग सी स्टाइल आ जाती है। तो आपने देखा होगा आज के काफी प्रश्नों में क्लाइंट इन्वेस्टर्स ने कहा हम अग्रेसिव है, हम जोखिम ले सकते हैं। तो उनके लिए ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है, लेकिन एक यूनिकनेस ऐड कर जाता है। प्लस इनके जो फंड मैनेजर हैं उनकी स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रही है, और फंड में परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फंड आज के रिकमेंडेशन में काफी बार आया है। तो श्वेता ने ये समझाइश दी है, और एक डिस्क्लेमर भी स्क्रीन पे हम चला देते हैं, क्योंकि जितने भी फंड्स रेकमेंड होते हैं, ये जो रेकमेंडेशन होती हैं चैनल की नहीं होती है, एंकर्स की नहीं होती हैं, एक्सपर्ट्स की होती हैं। वो दर्शकों के सवालों को पढ़ते हैं, जो सवाल आप हमें भेजते हैं, मंथन करते हैं और उसके बाद आपको सलाह देते हैं। तो क्लियरली शेयर या कंपनियों को लेकर या म्यूचुअल फंड्स को लेकर जिन खबरों या रिपोर्ट्स का जिक्र हुआ है, हो सकता है वो कंफर्म नहीं हो, और साथ ही यहाँ पर फंड्स और शेयरों में किसी भी तरह की पोजीशन आप बनाएं उससे पहले आपको सलाह लेनी होगी जिस भी तरह के फंड्स में आप निवेश करें। एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद भी आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खुशवंत सिंह का मैं सवाल लेना चाहती हूँ। जी जी मैडम, हेलो। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम। आपका जो आपके फंड्स मेरे पास हैं, कुछ और आपको ऐड करना है इस पोर्टफोलियो में? मैडम मैंने ना ऐड किया है, लास्ट वीक ही मैंने ऐड किया है कि DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का है, उसमें किया है 2500 पर मंथ का, और एक HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड 2500 का मैंने ऐड किया है लास्ट वीक। ये 2 फंड और ऐड किए हैं, टोटल 11 फंड है मेरे, तो 50,000 जा रही है अभी मेरी पर मंथ। ठीक है, मैं फटाफट जा रही है। अभी मेरा 6 लाख का पोर्टफोलियो है। 2022 में मैंने स्टार्ट किया था सितंबर में, तो अभी 2 ईयर में मेरा 6 लाख का पोर्टफोलियो है। तो आप बताओ कैसे ये फंड ठीक है या कुछ मैंने
करूँ, कोई स्विच वगैरह करना है या कुछ मेरा सही जा रहा है, ये ठीक। फंड सही है जो कहते हैं? बताते हैं आपको खुशवंत जी, बताइए श्वेता। जी। खुशवंत जी, सबसे पहले जो आपने लक्ष्य कहा है ना, 1.5 करोड़ के आसपास आपने पहुंचना है। तो उसके लिए एक चीज जरूर करना, हर साल आपकी जो आज एसआईबी चल रही है 60,000 की, उसे 10% से हर साल बढ़ाते रहना, तो आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाएंगे। दूसरा, मैं एक्चुअली आती हूँ आपके पोर्टफोलियो पे फंड सिलेक्शन में। जो आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स चुने हैं वो तो काफी अच्छे हैं, जैसे आईसीआईसीआई का जो फंड है और आपका डीएसपी इक्विटी मिड कैप फंड है, ये अच्छे फंड है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में काफी हद तक सेक्टर फंड्स है। आपने करीबन काफी सारे सेक्टर फंड्स जोड़ लिए हैं। जैसे आपके पास ये डीएसपी का नेचुरल रिसोर्सेज है, आईसीआईसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, कोटक का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एक ट्रांसपोर्टेशन फंड है। तो आप अगर ये सारे सेक्टर्स समझते हैं, इन्हें बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, आप जानते हैं कब वो साइकिल बदल रही है और आप इनमें से निकल जाएं, तो आप सेक्टर फंड रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। अगर आप वो नहीं कर रहे, आप किसी और पर रिलाय कर रहे हैं कि वो आपको बताएंगे अब सब सही समय है, निकल जाएं, तो मैं आपको सलाह दूंगी सेक्टर फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। इससे आप अपसाइकिल पोर्टफोलियो का तो बेनिफिट कर जाएंगे, लेकिन सही समय पर नहीं निकलने के कारण आपका रिटर्न उतना ही ड्रॉप भी हो सकता है। इन फंड्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो इन फंड्स से निकलकर आप डाइवर्सिफाइड फंड, जहां एक फंड मैनेजर है और उसकी पूरी टीम है जो ये सेक्टर्स को ट्रैक कर रहे हैं, और वो ही डिसीजन ले रहे हैं कब निवेश करना है, कब निकलना है, वो बेहतर होता है। तो कुछ फंड्स जो आप ऐड करें पोर्टफोलियो में, सेक्टर फंड्स को निकालकर क्वांट एक्टिव फंड, इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, ये 3-4 फंड है जो आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। चलिए खुशवंत जी, कोई सवाल और? मैडम यही, यानी कि ये फंड ठीक नहीं है मेरे, अभी मैंने स्टार्ट किया है, 1 ईयर से चल रहे हैं, अभी रिटर्न तो ठीक आ रहा है। आईसीआई जैसे आईसीआई इंफ्रा है, मेरा कोटक इंफ्रा है, डीएसपी भी इंफ्रा है, बंधन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड है, ये सही जा रहे हैं अभी तो सही जा रहे हैं, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि ये सेक्टर और थीमेटिक स्पेसिफिक फंड्स हैं, तो और ये एक साइकिल में चलते हैं, कभी इनका अच्छा फेस होता है, कभी ये जो है आपको घाटा भी दिखा सकते हैं। हालांकि श्वेता, अगर क्योंकि आपने इनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की रणनीति जो बता दी है, वो रणनीति अपनाने के बाद इन फंड्स में बने रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम है? देखिए, अगर ये आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% है तो कोई बात नहीं, बिकॉज इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। कहीं ना कहीं आपने डाइवर्सिफाइड फंड के जरिए पूरा स्प्रेड आउट कर लिया है अपना पोर्टफोलियो, और ये 10% जैसे हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो कहते हैं वो हो गया। इनके पोर्टफोलियो में 50 से 60% सेक्टर फंड्स ही है। इसीलिए इनके लिए मैं इनको एक डाइवर्सिफाइड फंड की सलाह दे रही थी। ऑलराइट, तो चलिए आपको ये सलाह दी जा रही है खुशवंत जी और यशवंत जी, खुशवंत सर सॉरी, उम्मीद करते हैं कि बदलावों पर आप अमल करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर। श्वेता, धन्यवाद आपका, समय निकाला और तमाम सलाह दी, आज हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। धन्यवाद। और इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पर जाएं उससे पहले ऑब्वियसली आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे, लेकिन साथ ही टेलीग्राम को लेकर अब क्या नया फरमान आया है और किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और कैसे यहाँ पर धोखाधड़ी और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इसको लेकर आपको कितना जागरूक रहना चाहिए, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।